टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो है या फिर जो भी स्कूल से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है। तो अवेयरनेस अबाउट द स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, विद्यालय शिक्षण बोर्ड परीक्षा और इसके प्रशासनिक कार्य के बारे में जानकारी इत्यादि देना। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 6 ऑफ द राइट ऑफ children to free and compulsory education act 2009, which of the following is not responsibility of the appropriate government and local authorities in ensuring children's access to elementary education? तो mandating that the central government set a centralized uniform definition for the neighborhood for every state and union territory, ये वाला जो है नई काम है। केंद्र सरकार को प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए पड़ोस के लिए एक केंद्रीकृत एक समान परिभाषा निर्धारित करने का आदेश देना, ये नहीं है। बाकी जो चीज़ है वो ये है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 6 के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच निश्चित करने में उपयुक्त सरकार और स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है। अगर ये क्वेश्चन होता तो प्रत्येक इलाके के लिए पड़ोस को परिभाषित करना और अधिसूचित करना ताकि स्कूल परिभाषित सीमाओं के भीतर हो, पड़ोस या फिर आवासों का मानचित्रण करना और उन्हें विशिष्ट स्कूलों से जोड़ना ताकि अंतरालों और नए स्कूल खोलने के क्षेत्रों की पहचान की जा सके। क्षेत्रों में भौगोलिक, जलवायु और विकासात्मक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों की पहुंच के भीतर स्कूल प्रदान करना। प्रोवाइडिंग स्कूल्स विद इन रीजनेबल रीच ऑफ ऑल चिल्ड्रन टेकिंग इनटू अकाउंट जियोग्राफिकल, क्लाइमेटिक एंड डेवलपमेंट वेरिएशंस अक्रॉस द रीजन्स, मैपिंग द नेबरहुड्स और habitations and linking them to specific schools to identify gaps and areas for the new school openings, and defining and notifying the neighborhood for each locality to ensure schools are within the defined limits। तो ये होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC एज आउटलाइंड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसमें जो है डाउटफुल क्वेश्चन है ये, मैंने जो इसमें क्लिक करा है वो ये है, रेगुलेटिंग हायर एजुकेशन इन अ लाइट बट टाइट मैनर टू इंश्योर फाइनेंशियल प्रोबिटी एंड गुड गवर्नेंस, की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद NHERC को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, हल्का लेकिन सख्त तरीके से उच्च शिक्षा को विनियमित करना ताकि वित्तीय सुचिता और सुशासन सुनिश्चित किया जा सके। किसी ने लेकिन बोला है इसमें ये आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद NHERC की निम्नलिखित में से कौन सी कार्य नहीं है, तो किसी ने बोला कि ये नहीं है, संस्थागत विकास योजनाओं IPD की प्रगति की निगरानी करना और तदनुसार जो है वो धनराशि प्रदान करना। ये डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बाकी ऑप्शन जो है वो क्या है, एडजुडिकेटिंग कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेज अराइजिंग फ्रॉम द पब्लिक डिस्क्लोजर्स made by the higher education institutions HEIs, or replacing multiple regulatory agencies to serve as a single point regulator for the higher education excluding medical and legal education, या monitoring the progress of institutional development plans IDPs and providing funding accordingly। तो कौन सा नहीं होगा इसमें देख लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल एजुकेशन 2023 व्हाई इज द फोकस ऑन द स्पोर्ट्स पर्सनशिप एंड अवॉइडिंग पर्सनल कंपैरिजंस critical in physical education, and how does this contribute to a positive learning environment for the students? So it fosters an environment where students concentrate on their personal skills development and improvement, reducing the pressure to compare themselves with the others, which in turn enhances self esteem and motivation। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा स्कूली शिक्षा 2023 में शारीरिक शिक्षा में खेल भावना और व्यक्तिगत तुलना से परहेज का ध्यान केंद्रित करना क्यों विवेचनात्मक है, और यह छात्रों के लिए सकारात्मक सीखने के वातावरण में जो है वो कैसे योगदान देता है। तो यह एक ऐसा वातावरण बनता है जहां पर छात्र अपने व्यक्तिगत कौशल विकास और जो है सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, दूसरों के साथ अपनी तुलना करने के दबाव को कम करते हैं, जो बदले में आत्मसम्मान और प्रेरणा को बढ़ाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल एजुकेशन 2023 हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली relate to ensuring the learning outcomes in the physical education classes, and which of the following is not the part of this planning process? तो ये developing a comprehensive long term strategy that focuses solely on increasing the number of physical activities per week की क्वांटिटी पे बात करता है सिर्फ, इसलिए जो है गलत है। प्रति सप्ताह शारीरिक गतिविधियों की संख्या बढ़ाने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने वाली एक व्यापक दीर्घकालिक रणनीति विकसित करना, ये पॉइंट जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी जो चीज ठीक हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, इंप्लीमेंटिंग टीचर डेमोन्स्ट्रेशंस एंड मॉडलिंग एज अ पार्ट ऑफ द लेसन प्लान टू एंश्योर इफेक्टिव स्किल एक्विजिशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मूवमेंट्स एंड अडैप्टिंग एक्टिविटीज टू सूट द लर्निंग लेवल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स, ensuring an appropriate level of challenge for all participants, and planning warm up and cool down activities to prevent injuries and ensure proper recovery after the intense physical activity। क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा स्कूली
स्कूली शिक्षा 2023 के लिए शारीरिक शिक्षा की कक्षाओं में प्रभावी सीखने के परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए योजना और निर्देश की अवधारणा कैसे संबंधित है और निम्नलिखित में से कौन सी इस योजना का प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। प्रति साप्ताहिक शारीरिक गतिविधियों की संख्या बढ़ाने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने वाली एक व्यापक दीर्घकालिक रणनीति विकसित करना, ये नहीं है। बाकी जो चीज है वो ये है कि प्रभावी कौशल अर्जन और संचालन की समझ सुनिश्चित करने के लिए पाठ्य योजना के हिस्से के रूप में शिक्षक प्रदर्शन और मॉडलिंग को लागू करना, विभिन्न छात्रों के सीखने के स्तरों और क्षमताओं के अनुरूप गतिविधियों के अनुकूलित करना, सभी प्रतिभागियों के लिए चुनौती का विकसित मतलब उचित स्तर सुनिश्चित करना और चोटों को रोकने और तीव्र शारीरिक गतिविधि के बाद उचित रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए वार्म अप और कूल डाउन गतिविधियों की योजना बनाना। उसके बाद जो अगला सवाल है वो क्या है। अगला सवाल जो है वो ये है कि हाउ डज द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द फाउंडेशनल स्टेज NCF FS 2022 describe the importance of flow down from aims of education to learning outcomes in the curriculum development process. The flow down process is a method of translating broad educational goals into the specific observable competencies and learning outcomes, ensuring coherence between syllabus content and pedagogical practices. आधारभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF FS 2022 में शिक्षा के उद्देश्यों से अधिगम परिणामों तक प्रवाह की प्रक्रिया को पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया में कैसे महत्वपूर्ण बताया गया है। प्रवाह प्रक्रिया व्यापक शैक्षिक लक्ष्यों को विशिष्ट दृष्टिगोचर दक्षताओं और अधिगम परिणामों में अनुवाद करने की एक विधि है जिससे पाठ्यक्रम सामग्री और शिक्षण अभ्यासों के बीच सामंजस्य सुनिश्चित किया जा सके। Why does the National Education Policy 2020 propose the creation of separate verticals within the Higher Education Commission of India? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा टू अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ पावर, रिड्यूस कन्फ्लिक्ट्स एंड इंटरेस्ट्स एंड प्रमोट अकाउंटेबिलिटी थ्रू द फंक्शनल सेपरेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की उच्च शिक्षा HECI के तहत अलग अलग खंड बनाने का प्रस्ताव जो है वो क्यों करती है। शक्ति के केंद्रीकरण से बचने, हितों के टकराव को कम करने और कार्यात्मक पृथक्करण के माध्यम से जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 8 ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, guaranteeing that children receive reimbursement for the transportation costs if they live more than 5 kilometers away from the school। ये बात जो है गलत है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 8 के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा समुचित सरकार का कर्तव्य नहीं है। यदि बच्चे स्कूल से 5 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं तो उन्हें परिवहन लागत के लिए प्रतिपूर्ति की गारंटी देना, ये बात नहीं है। बाकी जो चीज़ है वो ये है मॉनिटरिंग द एडमिशन अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री education for every child including children from a disadvantaged groups, ensuring that schools provide a good quality education in accordance with the prescribed norms and standards, and ensuring the provisions of free and compulsory elementary education in a neighborhood school। इसमें जो चीज़ है वो क्या है, सभी बच्चों जिनमें वंचित समूह के बच्चे भी शामिल हैं वे प्रवेश उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा को जो है पूर्णता की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि स्कूल विहित मानदंडों और मानकों के अनुसार जो अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करें और पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान सुनिश्चित करना। उसके बाद अगला सवाल है व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर द एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट अंडर पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो ये हो गई 10 years इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, ये चीज़ जो है स्कूल्स में आते भी हैं मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में। पोक्सो बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए दंड जो है वो क्या है, 10 वर्ष का कारावास है। ठीक है, लेकिन ये बाई चांस मेरे से फिर से मतलब 7 years इम्प्रिजनमेंट जो है वो डल गया, 10 साल की सजा होगी अगर बाल यौन अपराध किसी ने भी मतलब किया तो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है, व्हाट इज अ गाइडेड प्ले कंसिडर्ड the most effective for enhancing skills across all domains of development during early childhood according to the national curriculum framework of the foundational stage NCF 2000 NCF FS 2022। तो वो है टीचर्स प्रोवाइड एक्टिव स्केफोल्डिंग while allowing children to lead the activity focusing on the specific learning objectives। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा आधारभूत NCF FS 2022 के अनुसार प्रारंभिक बचपन के दौरान सभी विकासक क्षेत्रों में कौशल को बढ़ाने के लिए निर्देशित खेल को सबसे प्रभावी विधि क्यों माना जाता है। शिक्षक सक्रिय रूप से सहारा प्रदान करते हैं जबकि बच्चे गतिविधि का नेतृत्व करते हैं विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए।